जय भीम, नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिसके बाद यह साफ हो रहा है कि अब जो एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन मिल रहा था, उसमें अब उसको सब कैटेगराइज किया जा सकता है और किसी खास जाति को ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जा सकता है। क्या है इस फैसले के माने और इस फैसले की बारीकियां क्या हैं? इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर के एस चौहान जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और रिजर्वेशन के इशू को सुप्रीम कोर्ट में कई बार कई केसों में ये लगातार देखते रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, गंभीर ठीक मुद्दा है, काफी ठीक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, थैंक खासतौर यू। पे। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और जी मैं समझता हूँ एक विचित्र मुद्दा है, जी। क्योंकि केवल पहली बार ऐसा हुआ है हम्म कि जब कोई इशू जो डिसाइड हुआ है हम्म वो इशू कोर्ट के सामने नहीं था। हम्म। मतलब ये कैटेगराइजेशन का इशू तो कोर्ट के सामने था, जी। लेकिन कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगाने की भी बात की है। हम्म तो ये केवल कैटेगराइजेशन का नहीं है, ये क्रीमी लेयर लगाने का भी इशू है, जो हम्म इस पूरे मुद्दे में इन्वॉल्व नहीं था, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। हम्म लेकिन अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जो कोर्ट ने जो व्यू लिया वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है। ओके। मतलब कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो एक होमोजेनियस क्लास डेवलप करता है। आप सवाल और उठा रहे हैं कोर्ट के फैसले पे आज के? हाँ हाँ, कोर्ट के फैसले पे कोर्ट में भी सवाल उठाया हमने और अभी भी हम्म उठाना चाहते हैं, हम्म क्योंकि वो जो कोर्ट का फैसला है उसका बेसिस नहीं बन रहा है। हम्म। क्योंकि वो जो कैटेगराइज करना चाहते हैं, जी। कैटेगराइज किसको करेंगे? अगर उनको डिस्क्रिमिनेशन का जो हम्म। आधार है वो डिफरेंट है, क्योंकि इस केस में डिस्क्रिमिनेशन का आधार डिफरेंट नहीं है। ओके। डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है वो हम्म सामाजिक कारणों से हो रही है, और हम्म सबसे बड़ा सामाजिक कारण है छुआछात, हम्म। अनटचेबिलिटी। जी। तो जो मेन बेसिस है डिस्क्रिमिनेशन का वो छुआछात है। हम्म अब अगर छुआछात उसका बेसिस है तो हमें देखना पड़ेगा क्या एक शेड्यूल कास्ट की जो कम्युनिटी है हम्म और दूसरी शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है, क्या हम्म। उसमें छुआछात नहीं होती है? छुआछूत। जी, छुआछूत। मतलब कि ये भाई ग्रेडेशन तो डिसाइड कोर्ट नहीं करेगा कि एक हम्म के खिलाफ मान लो 20% छुआछात हो रही है, दूसरे के हम्म खिलाफ 25% हो रही है। ये कोर्ट का हम्म सब्जेक्ट नहीं है। हम्म ये एग्जीक्यूटिव मतलब लेजिस्लेचर अगर चाहे, इसमें पार्लियामेंट को पावर है। पार्लियामेंट अगर ऐसा समझती है हम्म कि जो भी प्रोविजंस है वो प्रोविजन इफेक्टिवली लागू नहीं हो रहा है, या उसको लागू होने के बावजूद जिन तबकों को वो बेनिफिट देना चाहते हैं उन तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा है, हम्म। तो ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जी। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे आज हम देख रहे हैं कि जो भी नौकरियां हैं, जो दूसरी चीजें हैं, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है, हम्म रिप्रेजेंटेशन कोई जाति देख के नहीं कर रहा है। हम्म और एक हमारे दोस्त जज हैं, उन्होंने मुझे लगता है कि 10 साल पहले मुझे ये बात कही थी, तब वो जज थे। तब हम्म उन्होंने कहा था कि भाई जो है ये लोग जो मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी से आते हैं वो उनको ही भर्ती कर रहे हैं, और हम्म दूसरी कैटेगरी को जो जो एम्फेसिस है समाज में वो हम्म ये है कि एक पर्टिकुलर तरह के लोग रिजर्वेशन का लाभ उठा गए, हम्म लेकिन वो दूसरे मतलब कैटेगरी में थे, और उन्होंने ये अपने लेवल पे एनालाइज किया कि 17 साल से वो जो जिसको आप लाभ उठाने वाली कैटेगरी कह रहे हैं उनमें से एक भी आदमी कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सीधा भर्ती नहीं हुआ। अगर वो जी सीधा भर्ती नहीं हुआ तो जी। ऐसी ऐसी स्थिति में मतलब हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। तो हम्म वो जो चीजें हैं, इसका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट का जो काम है उसमें हम्म बेसिकली जो जातियां, जो तबके थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, जो आंदोलन करते हैं, वो जी। आंदोलन करने वाले जो लोग हैं हम्म उनको वो बेनिफिट नहीं देना चाहते। जब वो बेनिफिट भी नहीं देना चाहते, पर उनको अगर वो दूसरे तरीके से कोई मेहनत करके किसी में अगर वो कोई थोड़ा पैसा अर्जित कर लेता है या अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेता है, तो वो भी उनका टारगेटेड रहता है कि भाई इनको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल गया, जी जबकि वो सरकारी नौकरियों में उस तरह का बेनिफिट नहीं दिखाई पड़ता है। तो जी। ये जो सारी चीजें हैं, इसको अगर हम नजदीक से देखेंगे तो ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि भाई हम समाज में क्या चाहते हैं।
ये जो रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे आर्टिकल 341 है, चाहे 342 है, और अभी बैकवर्ड क्लासेज के लिए 342A बनाया उन्होंने, मतलब वो सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज के लिए। ये जो सारी जो आइडेंटिफिकेशन का जो तरीका है, ये आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये रिफ्लेक्ट करता है कि जिन लोगों को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उनका एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड होता है, और उस बैकग्राउंड के बाद जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। ये जो पूरा व्यवस्था है, कोर्ट जो है उसमें क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है कि उनमें भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। हालांकि मतलब ये कोई कंटेक्स्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं। तो सर एक मिनट पूरा होने दे। मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी का केस किया था 1998 में, और 31 दिसंबर 97 को हमने कैबिनेट सेक्रेटरी की एक्सटेंशन को स्टे करवाया था, और 3 तारीख को वो कैट ने फाइनली उसकी एक्सटेंशन को क्वेश्चन कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद वो गवर्नमेंट हाई कोर्ट में गई 2 दिन बाद, और हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। वो एक अलग सब्जेक्ट है। ये जो पूरी जो व्यवस्था है, जो माता प्रसाद जी थे वो जो है IAS ऑफिसर थे, सेक्रेटरी थे, लेकिन उनको केवल शेड्यूल कास्ट का आदमी होने की वजह से वो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बना रहे थे। क्योंकि वो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बने तो वो केवल शेड्यूल कास्ट होने के नाते नहीं बने, तो वो इसलिए नहीं, वो जाट, मुझे आज भी नहीं पता कि वो जाटव थे या वो किस कास्ट के थे, मुझे आज भी नहीं पता। हालांकि मैंने उसका केस किया, इतना लंबे समय पहले उसके लिए केस किया। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था जाति के ऊपर आधारित है, और वो जाति जो है एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का बेसिक ये कार्यकलाप है, और कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो मेरिट पे जो भी सिलेक्शन होते हैं, आज हम मेरिट के बहुत सारे जो कंपटीशन हो रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा पेपर लीक है, और दूसरी जो है तरह की अनियमितताएं हैं, जिसकी वजह से अब कौन सेलेक्ट होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, कौन हो रहा है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये पहले ये जब से फैसला आया है, मैं आपको रोकूंगा, जब से फैसला आया है तब से कई तरह की बातें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही हैं, लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं, लोग SMS कर रहे हैं। एक सवाल ये उठाया जा रहा है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि ये जातियों को लड़ाने की कोशिश है, तो जो जातियों को लड़ाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं एक खास संगठन का नाम आता है जिसके 100 साल होने वाले हैं जल्दी ही, कि उसकी कहीं ना कहीं ये प्लानिंग रही है कि इस तरीके की एक चीज लेके आई जाए, और ये जो एजेंडा है कहीं ना कहीं सरकार का एजेंडा भी रहा है पहले से ही। तो सरकार, ये चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे ये प्रेजेंट वाली सरकार हो, जो भी सरकार में रहता है वो ये समझता है कि अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो एक ग्रुप हमारे पास रहेगा, दूसरा कहीं चला भी जाएगा, तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमारे पास रहेगी। ये इस तरह की मानसिकता उनकी रहती है। और ये जो पूरी व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि जो रिजर्वेशन है, इसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब आर्टिकल 300A और 300B, जो आर्टिकल 341, 342 है, इसके बारे में जब चर्चा की थी, तो उन्होंने ये कहा था इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ आज की डेट में जो डिसेंटिंग जजमेंट दिया, हालांकि उस जज के बारे में बहुत पॉजिटिव ओपिनियन ज्यादातर वकीलों की नहीं लगती है, लेकिन उसने बहुत अच्छा, जस्टिस बेला त्रिवेदी, बहुत ही अच्छा उसने अंडरस्टैंड किया, और उन्होंने एक अपोज किया, अकेली ऐसी थी, मैं उसी जजों ने जो रेफरेंस किया था इसको लार्जर बेंच को, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि उन्होंने बिना ही किसी इशू के कि हम इसको नहीं मानते इसलिए हम लार्जर बेंच को भेज रहे हैं, और बाद में जो है वो लार्जर बेंच को चला गया, लार्जर बेंच ने भी उसको और लार्जर बेंच को भेज दिया बिना उसके इशू को एग्जामिन किए। तो ये जो सारी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था इस तरह से काम करती है कि वो आपस में लड़ते रहेंगे तो उनको देना भी कुछ नहीं पड़ेगा, और जो है उनका काम भी हो जाएगा। सर, जस्टिस बेला त्रिवेदी की बात कही आपने, एक वो इकलौती हैं 7 में से जिन्होंने अपोज किया, जो इसके अगेंस्ट में खड़ी रही। उनके क्या तर्क थे और उनके तर्क कितने जायज थे? वो जब 6 लोग एक साथ थे तो अलग क्यों खड़ी थी? नहीं, देखो, लीगल सिस्टम में ये डिसेंट देने का तरीका होता है, ये पूरी दुनिया में होता है, और कोई भी जज अगर एग्री नहीं करता है तो वो अपना डिसेंट, तो वो जो उन्होंने जो डिसेंट दिया, एक्चुअली उनका जो डिसेंट है वो लीगली टेनेबल है, क्योंकि जो बेसिस उन्होंने रेज किए वो सब हमने आर्ग्यू किए थे।
क्योंकि अब जैसे हमने आर्ग्यू ये किया था कि भाई रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति था, लेकिन राष्ट्रपति होने के बाद उसको मंदिर में नहीं जाने दिया गया, एक मंदिर में उसको और उसकी बीवी को धक्के मारे गए। अब राष्ट्रपति से बड़ी तो कोई पोस्ट नहीं है ना। आप एक आदमी को कोई पोजीशन, जैसे क्रीमी लेयर लग गया तो उसके बच्चों को भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बच्चे जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे, जो अनटचेबिलिटी फेस करेंगे, जो सोशल एक्सक्लूजन फेस करेंगे, उसको ट्रीट करने का क्या आपके पास आधार है? वो ट्रीट करने का आधार केवल यही है कि आप उसको होमोजीनियस ग्रुप ट्रीट करें। और ऐसे कितने आदमी हैं जिनको बेनिफिट, हालांकि जस्टिस गवई ने एग्री किया, और जस्टिस गवई ने बेसिकली वो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट तो उन वाले जजमेंट में सबसे पहले आया। अभी पूरे जजमेंट तो पढ़ने हैं, क्योंकि ये 565 पेज का जजमेंट है, अभी हमने पूरा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन 565 पेज का 565 पेज का जजमेंट है। 6 जजों के जजमेंट हैं। केवल जस्टिस मिश्रा, जो मनोज मिश्रा है, उन्होंने जजमेंट नहीं दिया, बाकी सभी जजेस ने अपने अपने अलग जजमेंट दिए हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था बेसिकली अगर आप उनको बेनिफिट देना चाहते हैं, जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन है, रिजर्वेशन प्रमोशन का अमेंडमेंट 1995 में हुआ, आज भी वो इफेक्टिवली लागू नहीं है। जब उसका एनालाइज होगा तो ये कहेंगे 95 में हुआ और आज जो है 30 साल हो गए उसको, 24 तो हो ही गया ना, तो अगले साल 30 साल हो जाएंगे उसको। 30 सर साल एक सवाल जी है? एक सवाल और है, जैसा कि आपने कहा कि जातियों को लड़ाने की कोशिश है। हाँ, एक समाज के बीच भी ये धारणा है कुछ जातियों के बीच में कि हाँ उन्हें मिल गया हमें नहीं मिला, ये कई बार देखने सुनने को मिलता है। और कहीं ना कहीं वो तबका इस फेवर में होगा, इस फैसले से कहीं ना कहीं उसको लगता होगा कि हाँ अब शायद उन्हें सही न्याय मिल पाए, और ऐसा जो उस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं वो उनको बताएंगे भी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ऐसा है आज की डेट में। उसका कारण ये है कि ये केवल कैटेगराइज करते तो शायद वो खुश हो जाते, लेकिन कैटेगराइजेशन के साथ जब उन्होंने क्रीमी लेयर लगा दिया तो जो जितने ये लड़ने वाले हैं, अगर आपके पास रीजनेबल साधन संपन्न नहीं है तो आप कोई इशू नहीं उठा सकते। इशू उठाने के लिए आपको, अगर आप मतलब साधन संपन्न है, आपका गुजारा चल रहा है, तभी आप कोर्ट में जा सकते हो, तभी आप किसी सोशल इशू पे बात कर सकते हो। क्योंकि जो भूखा मर रहा है बेचारा, उसको तो रोटी की तलाश है, वो सोशल इशू, लीगल इशू, पॉलिटिकल इशू कैसे उठा सकता है? ये जिन लोगों ने भी आज तक इसमें कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के लोग हों, उन्हीं ने कंट्रीब्यूट किया जो थोड़े साधन संपन्न थे। क्योंकि ये साधन संपन्न जो लोग हैं उनको ये उसके खिलाफ करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में जो है डाटा कलेक्ट किया गया, जितना डाटा चाहिए उसका आधा भी नहीं था। अगर मान लो 100 शेड्यूल कास्ट होने चाहिए तो 50 भी नहीं थे। आपका छत्तीसगढ़ में इसी तरह हुआ। दोनों जगह कांग्रेस रूल कर रही थी, जो हम सोचते हैं भाई आरएसएस कर रहा है, दोनों जगह कांग्रेस रूल कर रही थी। कांग्रेस ने रिजर्वेशन रोस्टर बंद करके जनरल के कैटेगरी के लोगों से सारी पोस्टें भर दी। उत्तराखंड में भी और आपका छत्तीसगढ़ में, दोनों जगह कांग्रेस थी। इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी थी, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हुआ। जो राजस्थान में इसको इम्प्लीमेंट किया गया रिजर्वेशन प्रमोशन को, लेकिन उसको इतने गंदे ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया कि एक आदमी जो शेड्यूल ट्राइब का है, वो उस जमाने में, आप मुझे काफी टाइम हो गया, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट जिसको बेनिफिट दिया, वो उससे नौकरी में 6 साल बाद आया था, लेकिन उसको प्रमोशन मिल गया। और शेड्यूल ट्राइब का आदमी जो 6 साल पहले आया था, जो किसी भी हालत में उससे जूनियर नहीं हो सकता, वो नीचे ही रहा, उसको अडॉक प्रमोशन मिला, उसको रेगुलर मिला, उसको हायर पोजीशन मिल जाएगी। और ये शेड्यूल ट्राइब का आदमी उसी लेवल में रिटायर हो जाएगा। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारे आदमी को या शेड्यूल ट्राइब को या बैकवर्ड क्लास को कोई बेनिफिट नहीं देना चाहते, वो केवल आपस में लड़ाना चाहते हैं। वही सारा प्रोसेस है जी। तो सर पहले से अब क्या बदल जाएगा, और किस तरीके से अगर किसी स्पेशल कैटेगरी को ज्यादा रिजर्वेशन देना है तो वो किस तरीके से करेंगी स्टेट गवर्नमेंट्स? वो तो एक्चुअल में क्लासिफिकेशन करेंगे, वो तो एग्जीक्यूटिव का काम है। अगर क्लासिफिकेशन तो अभी पंजाब में ये क्लासिफिकेशन 1975 से लागू है, हरियाणा में 2011 से लागू है, और आंध्र प्रदेश में भी 2004 या 3 से लागू है। बीच में बंद हुआ था, लेकिन जब ये रेफर हो गया तो फिर वहां पे फिर दोबारा हो गया। बिहार में भी दलित महादलित वाला जो है वो यही है। तो ये बहुत सारे स्टेट्स में कैटेगराइजेशन का ऑलरेडी है,
और इसके साथ जो है वो उन्होंने दूसरे आधार बना के क्रीमी लेयर को भी उसमें साथ जब लगाया है, तो क्रीमी लेयर का मतलब लागू होने का मतलब है कि आपका जो आदमी है उसको हायर रिजर्वेशन प्रमोशन ऑटोमेटिक खत्म होगी, आप ये मान के चलो, क्योंकि क्रीमी लेयर अगर लगती है और क्रीमी लेयर वाले को आप नहीं देंगे तो हायर पोजीशन में तो कोई जा ही नहीं पाएगा। तो अब ये सब क्लर्क और चपरासी और जो क्लास 3 की पोजीशंस में लोग रहेंगे, बस ये उसका एक आधार है। सर एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो कैटेगराइज किया जाएगा, हो सकता है कि उन तमाम जो जॉब्स हैं या फिर तमाम चीजें हैं, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, तो वो कैपेबल ना हो, उनके पास वो योग्यता ना हो, तो इससे जो एक सीटें खाली रहती, इस बात से सहमत नहीं कि कोई योग्य नहीं है। ओके, सभी जितने कैंडिडेट होते हैं सभी योग्य होते हैं। उन योग्य कैंडिडेट में सबसे योग्य आदमी को लेना होता है, तो भी उनकी मेरिट है। अगर वो सरकार की मंशा सही हो लेने की, तो मेरिटोरियस वो नहीं है तो आप 3 महीने ट्रेनिंग दोगे, वो मेरिटोरियस हो जाएगा। ऐसा कोई हमारा वो नहीं है। और सभी कैटेगरी के, चाहे वो ए कैटेगरी के लोग हो चाहे बी कैटेगरी के लोग हो, वो सभी एफिशिएंट हैं। वो ऐसा हम नहीं सोच सकते कि उनकी मेरिट में कोई कमी है। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है ये आपस में लड़ाने वाली है। मैं आपको इसके बारे में एक उदाहरण देता हूं कि 2011 के करीब में मुझे लगता है, ये जब केस शुरू में चल रहा था, तो इसमें हरियाणा के जो लोग थे, जो बी कैटेगरी ए कैटेगरी में जो आते, वो ज्यादा लोग इसको लड़ने आते थे। मतलब जो उसके कार्यकर्ता थे उनको उन्होंने इन्वॉल्व किया था। और ज्यादातर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल कारणों से, पॉलिटिक्स वाले लोग ही उनको पैसा देते होंगे, वो सारा सिस्टम उस तरह का था, तो वो आते थे। हमने 2-3 बार उनसे मीटिंग की, उनको चाय 40-40 लोगों को चाय भी पिलाई, कुछ खिलाया भी। एक बार उन्होंने ये कहा कि 1977 में चौधरी चांदराम को हरियाणा की टिकट बांटने का मौका मिला और उन्होंने एक भी नॉन चमार को टिकट नहीं दी। अब मुझे तो 1977 में हम बच्चे थे, हमें तो पता नहीं था कि भाई वो किसी को दी या नहीं दी। तो मैंने एक आदमी को पूछा तो उसने कहा, जी मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर गोवर्धन दास चौहान होते थे फतेहाबाद साइड में, वो वाल्मीकि थे, तो उनको वो मंत्री थे, तो नेचुरली वो एमएलए तो होंगे ही। और ये कलानौर एक रोहतक के पास जगह है, यहाँ पे जो है वो जयनारायण खूंडिया था, वो धानक था। मतलब अलग अलग सब कास्ट हैं ये शेड्यूल कास्ट की, तो ये मंत्री थे। अब कितने एमएलए थे ये मैं नहीं जानता। तो मतलब वो ऐसी बातें बोल देते हैं। अब 40 साल की अगर बात बोल रहे तो हर आदमी को नहीं पता होता, उसका नहीं पता होता, एक जनरलाइज करके चीजों को देखने की कोशिश की जाती है। तो कोई आदमी पढ़ाता है कि भाई तुमने ये बोलना है, और वो उसके हिसाब से तैयारी कराते, उसके हिसाब से वो बोलते। इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये जो सारी व्यवस्था है, इसमें जो लड़ने वाले जो लोग हैं, अब तो ये मतलब मैं समझता हूँ एक हिसाब से अच्छा भी हुआ कि ये लड़ने वाले लोग भी बाहर निकाल दिए। ये अलग बात है कि रिजर्वेशन वालों को कुछ मिलेगा नहीं, पर वो जिस तरह का वो बनाना चाह रहे थे बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड भी अपने आप खत्म हो गई। तो सर आप इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते, आप इस फैसले पे सवाल उठा रहे हैं, आप इस फैसले को लड़ाने वाला बता रहे हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, SC ST, उनको इस फैसले को किस तरीके से देखने और समझने की जरूरत है? मुझे लगता है कि उनको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और संविधान में बदलाव होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि कोर्ट को ऐसी कोई पावर नहीं है कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ कुछ कर सके। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ अगर इस तरह से होगा तो ये मतलब जो हमारे राइट्स हैं वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे बहुत बड़े पैमाने पे। जैसे वो एट्रोसिटी एक्ट वाला था, वो तो कोई इशू ही नहीं था प्रैक्टिकली। एट्रोसिटी एक्ट जो है वो एक उन्होंने एक प्रोसीजर डेवलप किया था। ये इसमें तो पूरा राइट ही मार्जिनलाइज हो गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाई लोगों को इस पे सोचना चाहिए और संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। तो संघर्ष लोगों की तरफ से होगा तो इसको बदला जा सकता है, या फिर संसद के भीतर होगा तब? वो नेचुरली लोग संघर्ष करेंगे तभी संसद में बदलेगा। बिना संसद का सत्र भी चल रहा है, देखते हैं, संभव है कि ये मामला उठे भी। हाँ, नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन है। दूसरा जो पूरा सिस्टम है जिस तरह से वो काम कर रहा है, आप रिजर्वेशन प्रमोशन आपने 25 साल 30 साल से लागू ही नहीं किया इफेक्टिवली, तो आप उसको लागू करने के लिए आपका कोई वो नहीं है। जिसको मिल नहीं रहा है
वो आदमी पूरा डिससेटिस्फाइड है कि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, फिर उसको आप कैटेगराइज कर रहे हो, उस पे क्रीमी लेयर लगा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नॉट फाउंड सुटेबल कह के सैकड़ों लोगों को, हजारों सीटें खाली पड़ी हैं तमाम जगहों पे, उन सीटों को भरा नहीं जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मौके नहीं मिल रहे हैं और कैटेगराइज करने की कोशिश की जा रही थी। भी कंट्राडिक्शन है काफी। जो जर्नैल सिंह का जो केस था वो पहले 5 जजों ने डिसाइड किया 2018 में, क्योंकि नागराज का जजमेंट गलत है। ये हमने जो उत्तर प्रदेश के केसेस थे 2015 में मैंने आर्ग्यू किया था कि नागराज का केस गलत है, तो उस समय दीपक मिश्रा थे तो उन्होंने रेफर नहीं किया, लेकिन उसके बाद 1 साल 1.5 साल बाद कुरियन जोसेफ साहब ने उसको रेफर किया जब हमने दोबारा आर्ग्यू किया। तो जब वो दोबारा जब आर्ग्यू किया तो मैडम इंदिरा जयसिंह ने भी मुझे सपोर्ट किया था कि नो ही इज राइट, दिस कंडीशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू देम। उसके बाद क्या हुआ कि वो दीपक मिश्रा साहब चीफ जस्टिस बन गए, उन्होंने आनन फानन में बहुत शॉर्टकट में उसको डिसाइड कर दिया। एक सबसे विचित्र बात यह है कि जब मे और सेल को डिसाइड करना होता है, ये वर्ड मे है या सेल है, तो वो 1 महीना केस चलाते हैं, और जब हमारे राइट्स डिसाइड होते हैं वो 2 दिन 3 दिन में खत्म करना चाहते हैं। मतलब हमें इफेक्टिवली जो आर्ग्यू करने का जो मौका मिलना चाहिए, जो भी इश्यूज हम समझते हैं कि हमें ये एक्सप्लेन करना है, वो हमें पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि वो कहते नहीं नहीं वो उसने आर्ग्यू कर दिया, अल्टीमेटली आपका राइट्स कर्टेल हो जाता है और वो इशू आपके खिलाफ डिसाइड हो जाता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। इसको बड़े पैमाने पे जो है लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप ये समझिए कि प्रैक्टिकली रिजर्वेशन खत्म हो गई है, क्योंकि जिनके लिए रिजर्वेशन बची है उनमें तो वो पढ़े लिखे ही नहीं है, उनमें कोई आदमी उसको क्लेम करने के लायक ही नहीं है। अगर पढ़े लिखे होंगे तो ही तो नौकरी मिलेगी, अगर पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो उनको नौकरी कहां से मिलेगी। तो ये जो सो कॉल्ड क्रीमी लेयर जिनको आप कह रहे हैं, केवल उनके ही बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो बच्चे भी उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, पर उनके माँ बाप इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए वो एक लेवल पे रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए संघर्ष के लिए लोगों को तैयार होना चाहिए, और ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर लोगों को बहुत ही इंडिपेंडेंट विचार से सोचना चाहिए। जब तक वो इंडिपेंडेंट विचार से नहीं सोचेंगे, क्योंकि कैटेगरी ए है या कैटेगरी बी है, इससे काम चलने वाला नहीं है। अब ये क्रीमी लेयर लग गया तो ए कैटेगरी वाला भी, क्रीमी लेयर वाला बाहर, बी वाला भी बाहर। जो जिनको मिलना है उनका तो बच्चा 8वीं 7वीं पास ही नहीं होगा, क्लास 1 की पोस्ट कहां से भर लोगे। आज की डेट में उन्होंने स्कूल बंद कर दिए, गवर्नमेंट स्कूल हरियाणा में कहते 4000 स्कूल बंद कर दिए। तो इतने ज्यादा बड़े पैमाने पे अगर स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ये जो बच्चे पढ़ने वाले हमारे बच्चे जो हैं वो इसलिए 10वीं पास नहीं कर पा रहे, 12वीं पास नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उसके बाद उसके लिए एजुकेशनल सिस्टम ओपन ही नहीं है, और जहाँ पे भी कंपटीशन है उनमें भी कोई फेयरनेस नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए और चर्चा कर के ऊपर संघर्ष करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के.एस. चौहान जी, जो इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते, इसे लड़ाने वाला बता रहे हैं, और उनका कहना है कि लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, इस बारे में सोचना होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहां तक कुछ खास जातियों को रिजर्वेशन ज्यादा मिलने की बात होती है, तो मुझे प्रोफेसर विवेक कुमार का मैं एक बार इंटरव्यू ले रहा था, तो उनकी एक बात काफी अपीलिंग थी मुझे। उनका कहना था कि कुछ खास जातियां जो दिखती हैं उनके परसेंटेज का जिक्र नहीं होता कि वो कितनी परसेंट है। अगर एससी में ही कुछ खास जातियां ज्यादा दिखती हैं तो वो इसलिए दिखती हैं क्योंकि एससी के भीतर उनका परसेंटेज काफी ज्यादा है। अगर ओबीसी में कुछ खास जातियां ज्यादा दिखती हैं तो उसकी वजह ये है कि उनका परसेंटेज 50% या फिर उससे ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे वो ज्यादा दिखेंगी। और जो बाकी जातियां हैं उनका परसेंटेज काफी कम है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं कम दिखती है। लेकिन इसके मायने ये नहीं होते हैं कि खास जाति को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल गया और बाकी जातियों को कम, क्योंकि यहाँ जो वो जाति है उसके परसेंटेज को भी देखना होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।